Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today I am giving you lecture about how to solve recursive relations, recurrence relations. Clear? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़ का कुछ आइडिया लिया था और उसके अलावा हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को भी अप्लाई किया था और मैंने आप लोगों को उसमें ये भी बताया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन और अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़ और सिमिलर जो आपके पास हार्मोनिक सीरीज़ हैं वो भी आप लोग जो है ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो है, चाहे वो रेकरेंस आपके पास रिलेशंस हैं, चाहे आपके पास सिंपल फंक्शंस हैं, इटरेटिव अप्रोच को फॉलो करते हुए आप लोगों ने डिज़ाइन किए हैं, तो उन तमाम केसेस में ये आपको जो अरिथमेटिक सीरीज़ या आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ या मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल जो है ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ योर एल्गोरिथम। इसमें हमने सबसे पहले जो था लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस सीरीज़ क्या होती हैं। उसमें सबसे कॉमन जो बात थी वो ये थी कि अगर दो टर्म आपके पास किसी भी सीरीज़ की हों, अरिथमेटिक सीक्वेंस सीरीज जो होती है उनके दरमियान डिफरेंस जो होता है कॉमन होता है फॉर एनी टू टर्म्स ऑफ यूर सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ की कोई भी दो टर्म लें तो उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपको कॉमन ही मिलेगा। इसके अलावा फिर हमने दो फार्मूले वहाँ पे डिस्कस किए थे। एक था कि आप लोग अगर nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं उस सीरीज़ की तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते थे, और दूसरा जो था वो सम ऑफ आपके पास टोटल टर्म्स जो गिवन होती हैं एक अरिथमेटिक सीक्वेंस सीरीज़ में, आप उसका सम भी फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ के भी इसी तरह दो फार्मूले डिस्कस किए थे। एक ये कि आप nth टर्म फाइंड करना चाहो, और दूसरा जो फार्मूला था वो रेलेवेंट था आपके फाइंड द सम ऑफ योर ज्योमेट्रिक सीरीज़ ऑफ अप टू n टर्म्स। इसके अलावा आपके पास जो था मैथमेटिकल इंडक्शन रूल था, उस इंडक्शन रूल को हमने अप्लाई किया था कि अगर आप लोग कोई प्रोपोजिशन या आप लोग कोई हाइपोथेसिस या आप लोग जो है प्रेडिकेट प्रपोज करते हो और उस प्रेडिकेट को या प्रोपोजिशन को नाम हम दे देते पी ऑफ एन का, जो हमने लास्ट लेक्चर में दिया भी था और कुछ एग्जांपल भी प्रूव की थी। तो उसको प्रूव करने के लिए आपके पास टू स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका जो होता है वो कहलाता है बेसिक पार्ट, यानी कि आप बेसिक वो इंडक्शन अप्लाई करते हो, फर्स्ट वन बेसिक पार्ट, और सेकंड जो होता है वो आप लोगों का इंडक्टिव पार्ट कहलाता है। बेसिक पार्ट में क्या होता था? बेसिक पार्ट में ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई प्रोपोजिशन प्रपोज की हुई और आप उसकी वैलिडिटी चेक करना चाहते हो, उसको वेरीफाई करना चाहते हो थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन रूल्स, तो फिर ये होगा कि आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लें, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, एनी वैल्यू, जिसको हम यहाँ पे लेट एक भी कह सकते हैं। आप वो कांस्टेंट वैल्यू लेट करते हैं ए है या हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं 1 या 0 से, आपकी जो प्रोपोजिशन या प्रेडिकेट है उसके लेफ्ट साइड पे भी आप उस 0 को या ए को यूज़ करें या 1 को यूज़ करें, और वही कांस्टेंट जो है आप उसके सीरीज़ के या आपकी जो प्रोपोजिशन है उसके राइट साइड पे भी आप लोगों ने पुट करना है। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के रिजल्ट आपके पास कॉमन आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक स्टेप जो है आपके प्रोपोजिशन का वो वेरीफाई हो जाता है। फिर जब बेसिक स्टेप वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंडक्टिव स्टेप का। इंडक्टिव स्टेप में फिर हमारे पास दो वो हैं ऑप्शन। फर्स्ट हम के हमारे nth टर्म जिसको हम k से प्रेजेंट करते हैं कि k पे आपका जो प्रोपोजिशन है उसकी क्या वैल्यू रहेगी, हम उसको एक इक्वेशन नंबर 1 या 2 का नाम दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम उसके k+1 के लिए हम उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग k+1 पुट करते हो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड आपकी जो प्रोपोजिशन की राइट और लेफ़्ट साइड होगी, इन दोनों में आप लोग n की वैल्यू जो है वो k+1 पुट करोगे, और फिर दोनों साइड को यूजुअली जो है आप लोग लेफ़्ट साइड जो होती है आपकी इक्वेशन की आप लोग उसको सॉल्व करते हो। एवेलुएट करने के बाद अगर दोनों साइड का रिजल्ट कॉमन आ जाता है, इक्वल आ जाते हैं, तो इट मीन्स आपकी जो प्रोपोजिशन या प्रेडिकेट या आपका सीरीज जो गिवन है जिस पे आप मैथमेटिकल इंडक्शन रूल्स अप्लाई कर रहे थे या प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे थे वो वेरीफाई हो जाती है। और इन केस अगर बेसिक आपके पास स्टेप और इंडक्टिव स्टेप में से कोई एक स्टेप फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोपोजिशन या प्रेडिकेट जो है वो रॉन्ग है और आप लोग उसको वेरीफाई नहीं कर सकते।
तो दिस वाज द recap of our previous lecture about arithmetic, geometric series and mathematical induction principle जो है उसके बारे में था। आज का लेक्चर जो है हमारे पास वो ये है कि हम रेकुरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, रेकुरेंस रिलेशन हमने बनाने का मैंने आपको प्रोसेस बताया था, एक सिंपल सी उसको मैं एक बार यहाँ पे दोबारा आपको राइट करके भी बता देता हूँ। ये आपके पास फॉर्मेट थी, अब ये एक आपका पैटर्न है, रेकरेंस रिलेशन का एक पैटर्न है और हमने किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को देखते हुए जो रेकरेंस रिलेशन बनानी है वो इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब यहाँ पे आपके पास ये वाला पार्ट जो है ये आपका बेसिक पार्ट कहलाता है या बेसिक कंडीशन आपकी कहलाती है। रिकर्सिव और बेसिक कंडीशन क्या करती है, आपके किसी भी रिकर्सिव फंक्शंस का एंड करती है। यानी कि आप रिकर्सिव कॉलिंग में तो ये होता है कि आप एक फंक्शन अपने फंक्शन को ही अपनी बॉडी के अंदर से कॉल करते जाएं और इसका एंड कब करेंगे, जब तक इसकी बेस कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो जाती। तो अब इसकी कास्ट हम 1 भी लेट कर रहे हैं या हम इसको a भी कह सकते हैं कि इसकी कांस्टेंट जो है वो आपके पास a आ जाएगा। फिर आप लोगों ने दो और कांस्टेंट इसमें आप लोग यूज़ करने हैं, एक होता है हमारे पास b और एक होता है हमारे पास c। अगर इन केस अगर आपके पास c यूज़ नहीं हो रहा, आपका फंक्शन सिर्फ ओनली 1 टाइम कॉल हो रहा है, तो बाकी जितने भी स्टेप हैं जो आपके रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करने से पहले के और रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करने के बाद के जो स्टेप्स होते हैं उनकी कास्ट आप लोग b भी लेट कर सकते हो और c भी लेट कर सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि क्या है आपकी सिचुएशन। इसी तरह मैंने आपको दोनों टाइप्स जो है ना, जैसे बेसिक पार्ट है और आपका रिकर्सिव कॉलिंग पॉइंट है, यानी कि इस नोटेशन में जो आपको रेकरेंस रिलेशन के जो पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें दो पार्ट्स हैं, एक बेसिक पार्ट और दूसरा जो है वो आपके पास रिकर्सिव कॉलिंग पार्ट है। जो बेसिक पार्ट है इसमें आप लोग ज़रूरी नहीं है कि एक बेसिक कंडीशन डिफाइन करो, आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे वहाँ पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व कराई थी कि फॉर एग्जांपल अगर 1 और 2 हो और इधर आपके पास n इक्वल टू 7 हो जाए या n इक्वल टू 1 हो जाए, तो ये इसके साथ रेलेवेंट और ये इसके साथ रेलेवेंट हो जाती है। तो आपके पास एक से ज़्यादा बेसिक कंडीशन भी हो सकती हैं और आप लोग अपने रिकर्सिव फंक्शन को सिर्फ एक बार नहीं, आप मैनी टाइम भी आप लोग कॉल कर सकते हो, बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल अब जैसे f यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ f और पैरेंथेसिस में मैंने n-1 लिख दिया है, तो सेम फंक्शन जो है मैं विद डिफरेंट पैरामीटर जो है इसको दोबारा भी कॉल कर सकता हूँ। और इसकी एग्जांपल आप लोग फिबोनाची सीरीज़ का जो हमने रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू हमने जो सॉल्व की थी फिबोनाची सीरीज़, वहाँ पे आप लोगों को दो बार उसकी कॉलिंग मिल जाएगी और दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों सेम रिकर्सिव सिग्नेचर्स हैं, यानी कि जो आप रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं जैसे f(n-1) और प्लस f दूसरा है कामा f(n-1) दूसरा भी यही है, तो आप इनको सेपरेट वो करने की बजाय आप लोग इसको 2f(n-1) भी लिख सकते हैं। अब ये 2 क्या शो करेगा, यही आपकी एक्चुअल b की वैल्यू होती है जो आपको ये बताती है कि इस रिकर्सिव फंक्शन को सेम टाइम 2 टाइम कॉल किया गया है, यानी कि सेम आपका रिकर्सिव फंक्शन जो है इसको 2 बार कॉल किया गया है। फिर इसके बाद ये है कि आपके पास जो मेन इसकी सोल्यूशन जो है, अब हमने इनका एनालिसिस करना है, इसको सॉल्व करना है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आप लोगों ने वर्स्ट केस एनालिसिस वो करना है, यानी कि बिगर नोटेशन को यूज़ करते हुए आप लोगों ने रेकरेंस रिलेशन को जो है आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। अब उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन के 4 मेथड हैं कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। इटरेशन मेथड है एक, फर्स्ट वन जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इटरेशन मेथड। सेकंड वन सब्स्टिट्यूशनल या सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड वन रिकर्जन ट्री, यानी कि आपके पास 3, और लास्ट वन जो है वो आपके पास मास्टर थ्योरम है। मास्टर थ्योरम जो है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
लेकिन आज का जो लेक्चर है वो इन 3 मेथड के बारे में है कि हम इन 3 मेथड को कैसे यूज़ करेंगे किसी एक ऐसी इक्वेशन या रिलेशन को सॉल्व करना जो बेस बनी है किसकी, रिकर्सिव फंक्शन की। यानी कि ऐसी रिलेशन जो हमने रिकर्सिव फंक्शन से बनाई है, यानी उसका फंक्शन जो डिफाइन किया है, जैसे टी एन यहाँ पे है, इस स्लाइड पे आपको टी एन नज़र आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के हमने 3 मेथड अभी इस लेक्चर में यूज़ करने हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले कुछ हमने रिकैप में भी मैंने आपको बता दिया था, कुछ सीरीज़ थी जो अरिथमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ वगैरह थी, लेकिन इनका जो पैटर्न आप लोगों ने रखना है इन तमाम मेथड्स में, सबसे पहले आप लोगों ने एक्सपेंड द रेकरेंस, यानी कि वो जो आपका रिकर्सिव फंक्शंस हैं आपने उसको एक्सपेंड करना है कि वो कैसे एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद फिर आप लोगों ने उनको सम अप करना है हॉरिजॉन्टली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ n और ये डिवाइड हो जाता है n/2 और फिर ये n/4 और यहाँ पे फिर आप लोगों ने इनको सम अप हॉरिजॉन्टल करना है। ठीक हो गया। तो अब ये प्रोसेस आप लोगों ने परफॉर्म करना है। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने एक्सपेंड करना है और वो आपको आपकी रिलेशन बताएगी जो टी एन में आप लोगों ने उसका वो किया होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली हुई होगी। जैसे यहाँ पे पिछले एग्जांपल में टी एन और पैरेंथेसिस में एफ एन -1 जो था, तो n-1 के मुताबिक जो है हमने इसको एक्सपेंड करना होगा। और इसी तरह अगर आप बाइनरी सर्च लेते हैं या मर्ज सॉर्ट लेते हैं तो आप फिर उसकी इसके मुताबिक जो प्रॉब्लम नेचर है उसके मुताबिक आप लोगों ने डिवाइड करना होगा। फिलहाल ये है कि लेट करते हैं हमारे पास n साइज है, इनपुट साइज है, और हम इसको हाफ डिवाइड एंड कर वो कर रहे हैं और उसके मुताबिक रेकरेंस रिलेशन को जो है सॉल्व करना चाहते हैं। अब जब आप एक्सपेंड कर लें इन द फॉर्म ऑफ ट्री या कोई भी आप मेथड यूज़ करें, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, इनको सम अप करना है, यानी कि जो आपके हॉरिजॉन्टली जो वो बन रहे हैं टोटल, वो आपने ऐड कर लेने हर एक की कम्प्लेक्सिटी को, और फिर फाइनल आपने एवेलुएट करना है, यानी कि थर्ड स्टेप में आपने इनको ऐड करना है कि इनमें से यानी हर लेवल के ऊपर आपके पास जो इक्वेशन है उसकी क्या फॉर्मेट रही है, सम अप करना है। और मैंने आपको जब रिकर्सिव फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम याद हो तो एक बॉक्स के अंदर हम दूसरे बॉक्स को कॉल कर रहे थे और हर बॉक्स जो है वो आपके रिकर्सिव फंक्शन का एक स्नैपशॉट शो कर रहा था। ठीक है, मसलन फैक्टोरियल की एग्जांपल लेते हैं। पहले बॉक्स में n की वैल्यू 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और ये तो हो गया एक्सपेंड करना। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, वो करेंगे, मर्ज करें, वापस करें, रिटर्न करेंगे, तो वो फिर वही वैल्यू जो है वो उन तमाम फंक्शन का जो है रिटर्न पार्ट में इंक्लूड होती जाएगी। तो ये एक्सपेंडिंग एंड देन उसको फिर जो है रिजल्ट को मर्ज करना या सम अप करना है, ये एक आपका रिकर्सिव एनालिसिस का एक यानी कि कुछ ओवरव्यू था। आपको 3 स्टेप में परफॉर्म करना पड़ेगा। अब जब हम इसको सम अप कर रहे होते हैं यानी कि रिजल्ट फाइनल बनाना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशंस आ जाती हैं रिलेशन, वो डिफरेंट इक्वेशन की शक्ल में हमें सामने नज़र आती हैं। और अरिथमेटिक इक्वेशंस भी हो सकती हैं, हार्मोनिक सीरीज़ से भी हो सकते हैं, और आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ व्यू है जो आप लोग पहले से हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आप लोग ये देख लें, ये आपके पास अरिथमेटिक सम सीक्वेंस सीरीज़ है और ये इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन है जो हम पहले पढ़ी थी। इसी तरह आपके पास ये दूसरी सीरीज़ है जो 2⁻⁴ में वो हो रही है। अगर आप 2 के पावर k लें और 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 एंड सो ऑन, और फाइनली है 2n, इस तरह चला जाएगा। ठीक है, तो अब कोई भी सीरीज़ हो, यानी कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिग्मा नोटेशन भी बताई थी। तो ये जो लेफ्ट साइड होती है ये आपके सिग्मा नोटेशन को प्रेजेंट कर रही है कि उस सीरीज़ का सिग्मा नोटेशंस क्या है, और ये उसकी जनरल यानी कि इक्वेशन को प्रेजेंट करती है कि अगर हम इस सिग्मा को एक्सपेंड करेंगे और फिर देन उन वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो इस फॉर्मेट में हो जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट को पॉइंट करती हैं। इसी तरह ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का भी वो था, यानी उसका भी सम करने का है, ये आपको दिया गया ऑप्शन
कि आप कौन सी सीरीज़ को आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ के तौर पे वो यूज़ करोगे, इसकी डिस्कशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे और ये उसी का फिर सम भी है। और नेक्स्ट स्लाइड में कुछ हार्मोनिक सीरीज़ हैं। अब जैसे ये सबसे कॉमन यूज़ होने वाली हार्मोनिक सीरीज़ है। अब इसमें क्या किया गया है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका गिवन साइज है, लेट करते हैं 1, जैसे यहाँ पे आप देखें तो स्टार्ट में 1 के पार्ट्स बन गए 1/2 एंड देन फिर इसको हाफ कर दें तो ये 1/4 और इसको भी हाफ कर दें 1/4 एंड 1/4 और जो इसका आपके पास एनथ आएगी वो आपके पास आ जाएगी log n। एक बात ये याद रखनी है, जब भी आप लोग अपने इनपुट को डिवाइड करते जाएं, इनपुट साइज को डिवाइड करते जाएं तो इसकी कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो आपको log n में काउंट की जाएगी। ठीक है, अब वो आगे जो मसलन बाद प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसमें आपके पास n/2 होगा, यानी डिवाइड एंड कंक्लूड आप इनपुट साइज को इक्वल वो कर रहे होंगे। बाद में ये होगा कि n/3 होगा, बाद में होगा मसलन 2n/5 हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसके मुताबिक जो है जो log n के आएगा तो रिजल्ट log n के ही अंदर, लेकिन इसकी सोल्यूशन जो है वो डिफ़िकल्ट यानी कि डिफरेंट वे में आपको प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इस इक्वेशन को देखें, इसमें उसमें तो डिवीजन थी जैसे मैंने फर्स्ट हार्मोनिक सीरीज़ में आपको बताया, तो इसमें जो है मर्ज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये log x है, अब k को पुट करें तो फर्स्ट आपको हॉरिजॉन्टल इसमें log 1 फिर log 2 एंड सो ऑन, तो ये आपके पास n log n आ जाएगा। अब n log n आप लोग कब यूज़ करोगे, जब आप अपने यानी कि इक्वेशन को जो रेकरेंस रिलेशन है इसको आप एक्सपेंड कर रहे होंगे और सिर्फ एक्सपेंड करने पे आप सब प्रॉब्लम तक पहुंच जाएंगे, आप लोग इसको दोबारा मर्ज नहीं करेंगे, यानी कि आप लोग दोबारा उन्हीं सोल्यूशन को ऐसे कंबाइन नहीं करते हुए जाएंगे, सिर्फ आप सोल्यूशन को यूज़ करेंगे। तो उस केस में आपको फिर एन टर्म जो है वो यूज़ करनी पड़ती है और ये एग्जांपल जो है आपके पास मर्ज सॉर्ट, जब हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इस एन का जो यूज़ है वो कहाँ पे हो रहा है, यानी कि होगी यही ट्री। अब जैसे देखें आप इन दोनों को सम करें, चलो ये एक डिफरेंट थिंग हो गई, लेकिन इनके वापस जैसे इनको सॉर्ट करके इसको भी सॉर्ट करके हम इनको फिर कंबाइन कर दें, फिर इन दोनों को कंबाइन कर दें इस लेवल को, तो इसके लिए फिर हमें nth स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं और उसके ये हार्मोनिक सीरीज जो है वो आप लोग ये अप्लाई करोगे। इसी तरह और भी हैं। फिर जब आप लोग अमूमन जब हम वो पढ़ेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग या इस तरह के और जो ग्राफ के साथ एल्गोरिथम रेलेवेंट है उनका एनालिसिस पढ़ेंगे, तो फिर आपको यही इक्वेशन शॉर्ट इक्वेशन जो है जो आप इनकी फर्दर अगर आप डिटेल लेना चाहो तो आप कोरमैन की बुक के अपेंडिक्स नंबर 1 को आप थोड़ा स्टडी कर लें, उसमें आप लोगों को इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको पता चल जाएगा कि इनको हम कैसे एक्सप्लेन फर्दर जो है कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ सीरीज़ को तो किया है, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज और इस तरह, और बाकी जो है ये 2-3 जो है आप इनको खुद जो है वो एज ए प्रैक्टिस में लें। कोरमैन की बुक के अपेंडिक्स नंबर जो 1 है अपेंडिक्स ए, उसमें से आप इसको जो है स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा आइडिया कि हार्मोनिक सीरीज़, अरिथमेटिक सीरीज़ और उसकी जनरल टर्म्स क्या हैं और हम आगे इनको कैसे यूज़ करेंगे। अब सबसे पहला मेथड कि हम रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, और हमारे पास फर्स्ट मेथड जो है वो इटरेशन मेथड कहलाता है, इटरेटिव अप्रोच हम फॉलो करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो ये स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप इटरेट द रेकरेंस अनटिल इनिशियल कंडीशन इज रीच्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने n से जाना है और हमने फर्स्ट कंडीशन तक जाना है कि फर्स्ट क्या था। ठीक हो गया। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि 2n है, यहाँ पे आप लोग देखें 2n है। अब 2n क्या है, ये इवन नंबर्स की सीरीज का फाइनल वो है, यानी n टर्म है। ठीक है, अब अगर मैं बैक पे चला जाऊं तो यहाँ पे होगा आपके पास लेट कहते हैं n-2, फिर इस तरह 4n-2 एंड सो ऑन कंटिन्यू रहेगा 4 to यहाँ 2 तक आप लोगों ने आना है। ठीक है, इसी तरह आपके पास 2n-1 है, ये ऑड का नंबर है, तो इससे पिछले नंबर आप चलते जाएं बैक पे तो आपके पास 5, 3, 1, तो आपके पास 1 जो है वो आपका
इनिशियल कंडीशन हो जाएगी फाइनल। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल कंडीशन की तरफ जाने का मतलब यही है कि हम बैक पे पुटिंग करेंगे और हमने इनिशियल इसकी तरफ ले जाना है। फिर क्या करेंगे, यूज बैक सब्स्टिट्यूशन टू एक्सप्रेस द रेकरेंस इन टर्म ऑफ एन एंड इनिशियल कंडीशन। फिर हम उसकी एन टर्म जो है वो कंक्लूड कर लेंगे और ये आपको एग्जांपल से अभी क्लियर हो जाएगा। अब आप इस एग्जांपल में देखें, आपके पास ये जो फर्स्ट है टी एन इक्वल टू सी टी एन डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें ये जो टी एन है ये आपके पास फंक्शन है, कम्प्लेक्सिटी जो आप वो करना चाहते हैं एक्सप्रेस की है, और ये n डिवाइडेड बाई 2 जो है ये आपके सब प्रॉब्लम का साइज है, यानी कि आपका प्रॉब्लम मेन जो है उसका इनपुट साइज जो है वो कितने सब इसमें डिवाइड हो जाएगा इनपुट साइज में। ठीक है, यानी सब प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे स्टार्ट में इक्वेशन ये है आपके पास, इसको कर दें नंबर 1। ठीक हो गया। और यहाँ इस इक्वेशन में देखें तो पहले हम n का साइज हाफ कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेप आप लिख लें, स्टेप 1 लेट करते हैं कि n की जगह पर हम लिखते हैं n/2, साइज हाफ कर रहे हैं। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें इसको, तो आपके पास t n/2 इक्वल टू सी प्लस टी n/2 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने इसकी जो वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ टी n/2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, टी एन सी वहां पे पहले से था, ठीक है, प्लस आप लोगों ने पुट किया सी प्लस टी ओवर n/2 टू, ये इक्वेशन बन गई। और अब आपके पास इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो सी प्लस टी ओवर n/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमने सिंपल पुट कर दिया कि n इक्वल टू n/2। अब हम अगर एक और स्टेप परफॉर्म करें, हम पुट करते हैं ये स्टेप 2, आप यहीं पे लिख दें स्टेप 2, n और n/2 हो जाएगा 4, हम 4 लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब दो ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल अगर फिर हम इसको डिवाइड करें, यानी कि पहले हमने n को डिवाइड किया तो n/2 हो गया, और फिर इसको फर्दर डिवाइड किया n/2/2 तो ये हो गया n/4। ठीक है, अब ये n/4 जो है हमारे पास जो इक्वेशन है 1 वो क्या हो जाएगी, आप लोग t n/4 इक्वल टू c प्लस ये आपके पास हो जाएगा t, उसमें n पहले से था n/4 ओवर ये हो जाएगा 2, तो ये इक्वेशन जो बन जाएगी c प्लस टी n/8, और ये इक्वेशन है t n/4। अब आप लोग देख सकते हैं इसको, ये इक्वेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, अब अगर हम फिर इस इक्वेशन को ले लें जो हमने अभी यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे ये चीज, अब अगर फिर हम n/2 को फिर डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी t n/4 इक्वल टू c प्लस t n/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको आप पुट करते जाएं। ठीक है, तो ये उसकी सिंप्लीफिकेशन है। अब मैं इसको यहां से क्लियर करके, अब आप देखें यहाँ पे
यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर आपके पास हो गई 1, ठीक हो गया। और ये जो इक्वेशन बनी है वो है कि n/n/2, और ये मैंने अभी सॉल्व भी की थी, तो उससे आपको ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। इधर हमने क्या किया, n = n/4 ले लिया, ठीक हो गया। तो n/4 से आपके पास ये इक्वेशन पुट हो गई। अब आप इसको एक पुटिंग करते जाएं एक इक्वेशन के अंदर, जैसे ये tn को रहने दें यहीं पे। अब पहले आप tn/2 की वैल्यू पुट करें, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू आप लोगों ने पुट की, क्या बनी थी, c+t/n/4 बनी थी, जो यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आप लोग n/4 की वैल्यू पुट करें जो यहाँ पे है, इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दें, जैसे हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। अब जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास ये 3c c+c और t इंटू n/8 हो जाएगा। इसी तरह फिर हम आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें तो n/8 = c प्लस, फिर हम इसको 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n/16। अब मैं फिर पुट करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और फाइनल जो आपके पास बनेगा tn, आप इन तमाम c को ऐड करेंगे और एंड जो होगा वो इसका बेस केस, यानी कि जो आप लोगों ने बेस कंडीशन इंप्लीमेंट की होगी वहां पे ये एंड हो जाएगा। ये अब आपको किसको रेफर कर रहा है, आपके पास बेस कंडीशन को। तो इटरेशन मेथड में हमने क्या लेना होगा, हमने रिकर्सिव वो लेनी है, रिकर्सिव रिलेशन लेनी है, और उसमें हर इटरेशन में हमने वैल्यूज को पुट करते हुए उस वक्त तक पुटिंग कंटिन्यू रखनी है जब तक आपको इनिशियल कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती, यानी कि बेस कंडीशन। अब ये बेस कंडीशन मिल गई, उसके बाद ये के टाइम आपके पास सी आ जाएगा, ये जो है के टाइम इंक्लूड हो गया। और अब चूंकि हम हाफ इसमें जा रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे रिकर्जन के प्रॉब्लम्स होंगे, इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम साइज है ये हो जाता है स्प्लिट। वो अलग बात है कि वो इक्वल नंबर में होता है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली, या वो n/4 होता है डिवाइड, या 3n/4 होता है, या n/8 होता है, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। फिलहाल आप लोग देख लें, उसका आंसर जो होगा वो आपके पास हो जाएगा log n, ठीक है। और c आपके पास हो गई टोटल, जो k आपके पास वो बन रहा था, k इटरेशंस हुई हैं, ये उसकी कास्ट होगी, कांस्टेंट कास्ट है। और जब आप लोग इसके ऊपर वो अप्लाई करोगे, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस अप्लाई करोगे, थीटा है, या आप लोगों के पास वर्स्ट केस अगर हम डिस्कस करते हैं, तो उस वक्त फिर आपके पास ये जो कांस्टेंट और ये जो कांस्टेंट बेस कंडीशन के लिए है ये रिमूव हो जाएंगे, और आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है ये थीटा log n, या बिगो का अगर हम वो करें वर्स्ट केस का अगर हम देखते हैं तो फिर o log n जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेस क्या था, मैं दोबारा इसको आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने कौन सी आपके जो फंक्शन डिफाइन हो चुका है रिकर्सिव फंक्शन, उसका जो आप लोगों ने फंक्शन बनाया हुआ है उसको लेना है स्टार्ट में। उसके बाद फिर आप लोगों ने पुटिंग का प्रोसेस शुरू करना है, यानी कि जैसे यहाँ पे देखें आप लोग फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें अब tn तो आपको मालूम है कि ये है। अब आपके पास tn/2 नहीं था, तो हमने क्या किया, n की वैल्यू को रिप्लेस किया n/2 के साथ, जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये देख लें आप लोग, ये जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ ये हमने शो कर दिया। n की वैल्यू n/2 ले ली, हमें नई इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन को ओल्ड इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। अब जब इसको हम पुट करेंगे तो फिर हमारे पास ये रिलेशन बन गई, ये जिसको मैंने अभी फिर सर्कल कर रहा हूँ, ये इक्वेशन बन गई। अब हमें चाहिए n/4 की वैल्यू, तो फिर मैं n जो है ये अब आप देख लें, ये जिसको मैं टिक मार कर रहा हूँ, फिर हमने n = n/4 ले लिया, ठीक है। n/4 लिया तो जब हमने पुटिंग की तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये n/4 किस में हमने पुट किया था, इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग आप ऑलवेज जो है इक्वेशन नंबर 1, जो आपके एक्चुअल रिकर्सिव वो है,
जिसमें आप फंक्शन को अपने रिकर्सिव कॉल के थ्रू शो कर रहे हो, जो फंक्शन उसका बना हुआ है उसी के अंदर आप लोगों ने पुटिंग करनी है। ठीक है, अब ये पुटिंग कर ली और इस तरह आपको नई इक्वेशन मिल गई जिसको अभी मैंने टिक मार्क कर दिया है। अब इधर फिर आपको n/8 चाहिए, तो दोबारा हम फिर n/8 n को रिप्लेस कर देंगे n/8 के साथ और आपके पास न्यू वैल्यूज बन जाएंगी। इनको फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये प्रोसेस किस वक्त तक कंटिन्यू रखेंगे, जब तक आप लोगों के पास बेस कंडीशन या इनिशियल कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। फिर हम उनको सम अप कर देंगे और इसका रिजल्ट अब log n में कैसे आएगा। आपके जितने भी रिकर्सिव अप्रोच हैं जिसमें आप अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, तो वो आपके पास log n काउंट किया जाता है और ये एक हार्मोनिक सीरीज है। अब हार्मोनिक सीरीज आपके पास कौन सी थी जिसकी बेस पे हमने ये रिजल्ट लिखा, वो अभी हमने पढ़ा था कि 1 + 1/2 + 1/4 n + 1/n = log n। ये भी हमने पिछली स्लाइड पे भी डिस्कस किया था हार्मोनिक सीरीज को। तो इसके रेफरेंस से फिर हमने क्या किया ये चीज, क्योंकि हमारा भी प्रॉब्लम जो है पहले tn था, फिर tn/2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया और ये कंटिन्यू रहा। ठीक है, तो आप हार्मोनिक सीरीज जो है उसका रिजल्ट है अप्लाई करके आप इसका रिजल्ट जो है log n काउंट कर सकते हैं। अब इस सेकंड एग्जांपल में आप लोग देखें, अब स्टार्ट इक्वेशन आपके पास है दिस वन। ठीक है, tn = n + 2 tn/2 और पैरेंथेसिस क्लोज, ये इक्वेशन है आपकी। अब हमें चाहिए वैल्यू n/2 की, तो मैं यहां पे ले लूंगा वैल्यू n/2 और ये किसके बराबर होगा, n के इक्वल। ठीक है, अब जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिल जाएगी, ये इक्वेशन मिल जाएगी जो यहां पे मैंने एरो से शो कर दी है। अब इस इक्वेशन को जो है, ये आपकी इक्वेशन 2 है और वो 1, तो आप लोग पुट वैल्यू ऑफ t/n/2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें। किस जगह पे, ये इस जगह पे पुट कर दें, ये जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब जब यहां पे पुट करेंगे तो ये देखें ये वही इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये बनेंगे। मैं सॉल्व करके भी बता रहा हूं आप लोगों को, n + 2 n/2 + 2t n/4 और यहाँ पे n प्लस ये 2n/2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4tn/4। ठीक है, और ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा n + n + 4tn/4 और ये इक्वेशन जो है वो आपके ये इसके बराबर इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए n/4 की वैल्यू देखनी है। तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब आप लोगों को n की वैल्यू जो है वो n/4 लेनी पड़ेगी और पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अब 1 में पुट करेंगे तो tn/4 हो जाएगा इक्वल टू n + 2tn/8 हो जाएगा। अब आपके पास tn/4 की वैल्यू आ गई, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोगों ने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ tn/4 इन इक्वेशन, व्हाट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में हमने इसको पुट करना है, ये जिसको हमने a कह दिया, लेट करते हैं अब यहाँ पे इन इक्वेशन a में पुट कर दें। अब a को पुट करेंगे और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फिर इक्वेशन बन जाएगी b, जो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर आप लोग n की वैल्यू n/8 लोगे और पुट इन इक्वेशन 1 करोगे और फिर आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो t × n/8 का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब आप लोग नोट कर लें, हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं,
तो ये n तो उतने हैं जितने आपके पास इटरेशंस हो रही हैं, तो ये तो हो जाएगा kn, ये हो जाएगा kn, क्योंकि k जो है आपके पास उतने इटरेशन को शो करता है जितने आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और इनके साथ ये देखें, इक्वेशन 1 को देखें, इसमें है 2⁻1, ये जो 2 लिखा हुआ है ये वाला, ये है 2⁻1। इक्वेशन a में ये है 2⁻2, इक्वेशन b में 2⁻3, और ये कंटिन्यू रहेगा, हर इटरेशन में 2 चल रहा है, तो यहाँ पे जो k लेवल आएगा उसमें हो जाएगा 2k, और आपकी एंडिंग जो है वो आपकी ये बेस कंडीशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट ना होता, ये वाला पार्ट ना होता, तो हम ये लिख लेते हैं कि 2k का जो हो जाता है वो log n है, लेकिन हम चूंकि साथ n भी आ चुका है, कोई कांस्टेंट नहीं है, ये तो n तो आपके किसी ऑर्डर को प्रेजेंट करते हैं ना, आपके इनपुट साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो हम साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी ऑर्डर टर्म के साथ, यानी कि आपका जो रिजल्ट जो आप लोगों ने स्प्लिट किया और प्लस उसको जो मर्ज किया है, उसको रिजल्ट को जो कंबाइन किया है, उस पर भी आपको n इटरेशन परफॉर्म करने पड़ गए हैं, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, n log n कहेंगे। और log n जो आपको है हार्मोनिक सीरीज से मिल गया, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी सॉल्व की थी पिछले एग्जांपल में, और n आपके पास क्या है, ये वो इटरेशंस हैं जो आपके रिजल्ट को कंबाइन करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड जो है रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का, इट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोगों ने 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, गैस इज सोल्यूशन। आप लोगों ने रिजल्ट का गैस करना है कि लेट करते हैं इसका रिजल्ट जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ t n, और यहाँ पे हम ले लेते हैं t(n/2), और मैं ले लेता हूँ कि इसका जो रिजल्ट है वो बिग O log n में आ जाएगा, लेट करते हैं। ठीक हो गया। सेकंड, फिर आप लोगों ने यूज इंडक्शन टू प्रूव द सॉल्यूशन वर्क। अब जो आप लोगों ने गैस किया है, अब आप लोगों ने इसको प्रूव करना है कि ये आपका गैस राइट है या रॉन्ग है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर इसको इस तरह लिखता कि इसका रिजल्ट n है, तो ये आपको रिजल्ट सही ना मिलता फॉर एग्जांपल, और अगर इधर आप log n लिखते हो, इधर आपका रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि जब हम स्प्लिट करते हैं अपने मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, तो आपको रिजल्ट जो है वो स्प्लिट फॉर्म में मिल रहा है, यानी कि सब प्रॉब्लम की शक्ल में मिल रहा है। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने रिजल्ट को गैस करना है। किस बेस पे गैस करना है, आपने जो रेकरेंस रिलेशन देखनी है इन टर्म ऑफ t ऑफ n, आप लोगों ने उस इक्वेशन को देखते हुए बताना है कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या ये आ रहा है, लेट करते हैं बिगो में, क्योंकि हमने वर्स्ट केस करना है, वर्स्ट केस में प्रेजेंट करना है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने उसको यूजिंग इंडक्शन मेथड आप लोगों ने उस रिजल्ट को जो है वो वेरीफाई करना होगा। अब इसकी आप एग्जांपल हम कोई सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये एक रिलेशन है, ठीक है, इसका हमने गैस किया। अब गैस ये किया है कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ g ऑफ n आ रहा है, ठीक है। और अब इंडक्शन जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आप लोग जो बिग O एसिम्प्टोटिक नोटेशन थी, और उसकी रिलेशन मैं दोबारा लिख लेता हूं, f of n less than or equal to c g of n for all n greater than or equal to n naught, और इधर आपके पास जो है for some c and k या n naught। ये आपकी इक्वेशन है। कौन सी? बिग O नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है, एसिम्प्टोटिक डेफिनेशन जो है, ये उसकी जनरल डेफिनेशन है। अब इसी को अप्लाई करके फिर हमने क्या करना होगा, जो हमने गैस किया उसको प्रूव करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन है, जो मैं पहले भी आपको पिछली स्लाइड में भी बता चुका हूँ कि हमने क्या करना है, गैस करना है एंड देन उसको प्रूव करना है। अब ये आप सिंपल एग्जांपल है हमारी फर्स्ट वन, बाइनरी सर्च का एक वो लिया गया है कि ये जो रिलेशन है
ये बनी है आपके पास रिकर्सिव रिलेशन बनाई गई है, रेकरेंस रिलेशन बनाई गई है फॉर बाइनरी सर्च। ठीक हो गया। अब इसमें गेस करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आप इस प्रॉब्लम को देखें, अगर ये प्रॉब्लम डिवाइड हो रहा है तो आपके पास फौरन आपके माइंड में हार्मोनिक सीरीज आ जानी चाहिए, 1 + 1/2 + 1/4 प्लस एंड सो ऑन 1/n = log n आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये डिवाइड हो रहा है, 2 में डिवाइड हो रहा है, तो हार्मोनिक सीरीज इसके मुताबिक हमने लेट किया कि इसका रिजल्ट जो है वो log n है। अब हमने इसका इंडक्शन गोल किया है हमारे पास। ठीक है, हमने ये जो इक्वेशन लिखी है ये कौन सी फॉर्म की है, आपके पास बिग O एसिम्प्टोटिक नोटेशन की है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इसको प्रूव भी करना है, जो आपने लेट किया उसको आप लोग प्रूव भी करोगे। ठीक है, ये तो थी एक्चुअल नोटेशन n साइज के लिए, n प्रॉब्लम के लिए थी, यानी कि आपकी जो जनरल इक्वेशन है वो fn < CG(n) है। यहाँ पे fn जो है वो tn है और < C जो है वो d शो कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास जो है log n इसको वो रखा गया है। ठीक हो गया। g(n) जो है वो आपका log n है। अब चूंकि हमने डिवाइड करना है n = n/2 के ऊपर चेक करना है, तो t जो है n/2 < d log n/2 हो जाएगा। और आपको ये फॉर्म जो है यहाँ पे मिल भी नहीं है, नजर भी आ रही है। यानी कि हमने लेट तो कर लिया, पहले गैस किया कि इसका ये रिजल्ट है। गैस करने के बाद फिर हमने बिग O एसिम्प्टोटिक डेफिनेशन राइट की, जो मैंने आपको उसकी जनरल इक्वेशन बता दी कि fn < CG(n) हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने इसको मैप किया। मैप किसके साथ किया, जो आपकी रेफरेंस रिलेशन गिवन है आप लोगों को कि fn की जगह tn, और जो आपके पास gn है जो आप लोग यूज कर रहे हो बिग O नोटेशंस में, उसमें gn जो है वो आपका रिजल्ट है, वो है log n जो आप प्रपोज कर चुके हो। gn आप लोगों ने प्रपोज किया हुआ है, गैस किया हुआ है कि log n इसका रिजल्ट है, वो आप इनमें पुट कर दें। अब हमने इसको प्रूफ करना है। अब इंडक्शन में फर्स्ट वन आप देखें, tn/2 + c < दिस वन। और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो tn पहले आपके पास, ये तो आपके पास स्टार्ट वो है, यानी कि शुरू में आपके पास ये होगा tn/2 + c। फिर आप लोगों ने इसमें इसको रिप्लेस कर देना है d log n/2 + c के साथ। ठीक हो गया। अब इसमें जब आपने ये सिंप्लीफाई कर दिया तो आपके पास एक log फार्मूला है कि log m/n हो तो हम लिखते होते हैं log m - log n। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फार्मूला है कि log m/n, ये मैंने लिखा है, ये हो तो हम log m - log n लिखते होते हैं। और अगर आपके पास इस तरह हो log m × n, तो आपके पास log m + log n हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले जो हैं लॉगरिथम के, अगर दो टर्म प्रोडक्ट हो रही हैं और आप उसका log लेते हो तो दोनों का log ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर दो टर्म जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, m और n डिवीजन में है, m/n है, और आप उसका log लेते हैं तो दोनों का log, यानी कि ऊपर वाला log माइनस नीचे वाले टर्म यानी डिनोमिनेटर का जो log होगा वो आपको प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, दोनों फार्मूले, आप ये फर्स्ट वन और ये आपके पास सेकंड वन है, ये डिवीजन है, और ये जो आपके पास है ये मल्टीप्लाइकेशन को प्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे हो रहा था डिवीजन। ठीक है, अब डिवीजन जो हो रहा है तो इसमें आपके पास बन जाएगा log n/2 = log n - log 2, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। और इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है d मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपके पास एक और फॉर्म भी है कि log 2, यानी ये कैंसिल हो जाते हैं, 1 को प्रेजेंट करते हैं,
तो आपके पास d इंटू log n माइनस 1 हो जाएगा, और आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो d log n माइनस d हो जाएगा, और ये चीज आपको यहां पे सॉल्व की हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये सोल्यूशन था कि हमें एक लॉग फार्मूला अप्लाई करना पड़ गया, बिग नोटेशन से हमने स्टार्ट किया, वेरीफाई कर दी। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है हम इसको क्लियर करते हैं। अब आपके पास ये वाला जो पार्ट है, ये माइनस डी प्लस सी, हम इसको ले रहे हैं सेपरेट। माइनस डी बिकॉज ये जो कांस्टेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये लेस देन आर इक्वल टू हमने लिख दिया 0। अब लेस देन आर इक्वल टू 0 क्यों लिखा? क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक हो गया, जो डी हमारे पास उस प्रॉब्लम को डिवाइड करने की जो कास्ट आ रही थी, जो हमने ली थी डी, वो, और सी आपका जो बिग नोटेशन का यानी कि इनकी कांस्टेंट जो है ना, आप जब आप इस रेकोरेंस रिलेशन बना रहे थे, ये वो काउंट कर रही है। तो अब अगर ये मैक्सिमम अगर सी इक्वल टू डी हो जाते हैं तो आपके पास ये 0 लेस देन आर इक्वल टू 0 काउंट हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको स्पेसिफाई करें तो डी को उस साइड पे ले जाएं तो सी लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा डी के, या आप लोग लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी। अब ये भी वेरीफाई हो गया, और इधर आपके पास जो रिजल्ट है वो आपके पास आ गया डी लॉग एन। अब डी हम जब इसका बिगो लेंगे तो बिगो में आपको ऑटोमेटिकली पता है कि डी लॉग जो n है, हम बिगो लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, log n, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो कोएफिशिएंट जो होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन था ये फर्स्ट एग्जांपल का। अब सेकंड एग्जांपल में अब हमारे पास रेकोरेंस रिलेशन जो है वो ये है। ठीक हो गया, जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, tn माइनस 1 प्लस n। अब ये क्या प्रेजेंट करता है? आप इस रिलेशन को देख के आपको क्या पता चल सकता है? आपको ये पता चलेगा कि आपका जो ये इनपुट साइज है सब प्रॉब्लम में रिड्यूस 1 हो रहा है इन सब प्रॉब्लम में, यानी कि कोई डिवीजन और नहीं हो रही, आपके सब प्रॉब्लम में ये 1 रिड्यूस होके जा रहा है। ठीक हो गया, और ये जो n है ये आपके पास कोई एक्स्ट्रा आपके यानी कि रिकर्सिव एक्स्ट्रा जो है आपके कुछ स्टेप्स हैं जो n टाइम परफॉर्म हो रहे हैं इन रिकर्सिव कॉलिंग पार्ट में। आपके एल्गोरिथम के जो रिकर्सिव कॉलिंग पार्ट है उसमें कुछ n स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा परफॉर्म हो रहे हैं, ये n उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास अब चूंकि एक n ये परफॉर्म हो रहा है और ये भी n टाइम हो रहा है, तो हमने जब हम एनालिसिस कर रहे थे एल्गोरिथम का, तो उसमें हम n और n टाइम अगर परफॉर्म हो रहे हो, मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी कि अगर फॉर के अंदर आपके पास अगर लूप चल रही है n टाइम और आप लोग तो सिंपल सी आउट आई कर रहे हो, लेकिन उसमें आप एक मेथड भी कॉल कर रहे हो और वो मेथड कोई भी फंक्शन कर सकता है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तो n टाइम चलेगी लूप, लेकिन ये मेथड भी तो n टाइम ही काउंट होगा। तो हम फिर क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई कर देते थे n इंटू n। तो वर्स्ट केस एनालिसिस में हम इसको n स्क्वायर कह देते थे। ठीक हो गया, अब यहाँ पे भी यही केस है कि एक n आपका ये एक्स्ट्रा जो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये एक्स्ट्रा स्टेप हैं जो n टाइम परफॉर्म हो रहे हैं आपके रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पे ये मेथड वाला, ये जो मेथड वाला है ये एक्स्ट्रा टाइम यानी n टाइम कॉल किया जा रहा है, तो इसलिए हम इनको जो है मल्टीप्लाई करेंगे इस बेस पर n इंटू n। ये आप लोगों ने गैस किया कि इसका जो कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए कास्ट, वो होनी चाहिए o n स्क्वायर की।
आई होप कि आपको ये आइडिया पिक हो गया होगा कि रेकरेंस रिलेशन को देखते हुए आप लोगों ने क्या डिसाइड करना होगा कि आपका गैस गलत नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको n करता हूं तो n टाइम तो नहीं हो रहा, क्योंकि n आपके पास एक्स्ट्रा स्टेप भी हो रहे हैं, और n टाइम तो चलो आपका वो रेकरेंस जो रिलेशन है उसका फंक्शन है वो कॉल तो हो रहा है n टाइम, लेकिन जो साथ में और स्टेप्स हैं वो भी तो n टाइम परफॉर्म हो रहे हैं। तो मैंने आपको एक फॉर लूप की एग्जांपल भी बता दी कि अगर उसकी कोई स्टेटमेंट है जिसमें आप मेथड कॉल कर रहे हैं तो वो मेथड भी तो n टाइम कॉल हो रहा है और उसकी भी फर्दर एग्जीक्यूशन होगी, तो हम इसको n इंटू n करते हुए n स्क्वायर जो है हम इसका एज ए गैस काउंट कर लेते हैं। अब ये आपके पास इंडक्शन गोल आपका ये है, ठीक हो गया। इंडक्शन गोल यानी कि आपने बिग और नोटेशन को यूज किया, और अब चूंकि आप लोगों ने n-1 पे फोकस करना है, अब देखें ये आपका बिगो फॉर्म हो गई, ठीक हो गया। इसको आप लोगों ने लिख दिया t ऑफ n लेस देन और इक्वल टू c, और इधर आप लोगों ने जो g ऑफ n यूज किया हुआ है वो आपके पास है n स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब आप लोग चूंकि n-1 प्रॉब्लम साइज जो रिड्यूस हो रहा है वो n-1 है, तो n इक्वल टू n-1 आप लोग ले लें, तो t(n-1) लेस देन और इक्वल टू c(n-1) का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने इसको प्रूव करना है। अब प्रूव हम कैसे करेंगे, देखें आप स्टार्ट में ये इक्वेशन लें जो अभी हमने ली है, इसको मैं क्लियर करता हूं। अब आपके पास है इक्वेशन स्टार्ट में tn इक्वल टू tn-1 प्लस n, ठीक हो गया। और यहां पे आपके पास cn-1 का स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, c n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और प्लस आपके पास जो है वो n हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया है, ये हो जाएगा cn स्क्वायर माइनस 2cn प्लस c और प्लस n हो जाएगा, प्लस n। अब हमने इस c को मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब हमने cn स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2cn हो जाएगा, ये माइनस c हो जाएगा, ये माइनस n हो जाएगा। अब आपके पास ये लेस देन और इक्वल टू जो है ये है cn स्क्वायर के, जो आपका g ऑफ n था वो आपको यहाँ पे इक्वेशन में अभी मैंने राइट भी किया था, ये वाली इक्वेशन से आपको मिल गया, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है आप इसको सेपरेट सॉल्व करें, क्योंकि इसके हाई ऑर्डर टर्म तो सेम हो गए, ग्रोथ आपकी यानी गैस ठीक जा रहा है। अब सिर्फ हमने इस कांस्टेंट को एवेलुएट करना है, ये वाला पार्ट जिसको मैंने सर्कल कर दिया है। अब ये सारे कांस्टेंट नहीं है कि हम इनको इग्नोर कर देंगे, इसमें लो ऑर्डर टर्म भी है। अब हम देखें उसका कैसे वो सोल्यूशन वो करते हैं। अब हमारे पास है 2cn माइनस c माइनस n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये हम लेट कर रहे हैं इफ। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग 2cn माइनस c ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा n, ठीक हो गया। अब आप लोग इसमें से c कॉमन ले लें, 2n माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n, और c को यहीं पे रहने दें इसी साइड पे, और उसको डिवाइड कर दें 2n माइनस 1 पे। तो अब आपके पास c की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हम इसके बाद अब इस लास्ट लाइन को पढ़ें। अगर हम n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेते हैं तो आप लोग इसकी वैल्यू ले लें ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अगर हम लेते हैं n इक्वल टू 1 तो आपके पास जो है
1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया विच विल वर्क, क्योंकि c की वैल्यू जो है हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 या 0 वो कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल का प्रूफ हो गया। इसी तरह हमारे पास है थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में देखें आप लोग, ये आपके पास एक रिकर्सिव रिलेशन है, रेकरेंस रिलेशन है, रिकर्सिव फंक्शन की एक आपके पास वो है इक्वेशन। अब यहाँ पे ये जो b शो कर रहा है, ये आपके पास इट मीन्स कि आप t/n/2 को 2 टाइम आप लोग कॉल कर रहे हो रिकर्सिव फंक्शन को, और प्लस आप उनको मर्ज भी कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो प्लस आया है n, ठीक है, चलिए इधर तो आपको प्रॉब्लम क्लियर है कि आप अपने प्रॉब्लम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, हाफ हाफ में, लेकिन 2 टाइम उसकी कॉलिंग हो रही है, जैसे इन केस ऑफ फाइबोनैक्सी सीरीज का मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक हो गया, अब यहाँ पे अब चूंकि ये n एक्स्ट्रा भी आ रहा है, तो इसका जब आप हार्मोनिक सीरीज इसमें देखेंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, इसका तो मिल जाएगा log n, और जब ये भी प्लस n अलहदा पड़ा हुआ है तो इसको आप लोग प्रपोज करोगे n log n के। अगर ये भी n होता तो फिर हम इसको n स्क्वायर ले लेते। फॉर एग्जाम्पल अगर ये n होता, लेट करते हैं जो है नहीं, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास n होता तो फिर मैं इसको n स्क्वायर ले लेता, जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में कर लिया। ठीक हो गया, तो अब इसके बाद ये है कि आप लोग वही बिगो नोटेशंस की वो लें, एफ एन लेस देन आर इक्वल टू सी जी ऑफ एन, ये आप लोगों ने वो कर दिया, और उसके बाद जो है आप लोग इसको टी एन लेस देन आर इक्वल टू सी, और जी ऑफ एन की जगह पे आप लोग लगा दोगे एन लॉग एन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये जो आपको यहाँ पे किया गया है ये जी ऑफ एन ही है एक्चुअली आपका, क्योंकि आप लोग इक्वेशन तो पढ़ चुके हो, एफ एन लेस देन आर इक्वल टू सी जी ऑफ एन, जो आप लोग वो करते हो, प्रपोज आप लोग करते रहते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने चूंकि n डिवाइडेड बाई 2 है, तो आप लोग n इक्वल टू n ओवर 2 कर दोगे, और इसको पुट करेंगे तो n ओवर 2 लेस देन आर इक्वल टू सी n ओवर 2 log n ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करेंगे तो फिर आपके पास वही ये वाली फॉर्म देखें आप लोग, ये बन चुकी है, ये फॉर्म आपके पास ये बन चुकी है। ठीक है, हमारे पास जो प्रॉब्लम है एक्चुअल वो है टी एन इक्वल टू 2 टी एन ओवर 2 प्लस एन है, तो मैं इसके साथ 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2c n ओवर 2 log n ओवर 2 प्लस n हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये जो मैंने आपको एक अभी पिछले स्लाइड में भी फार्मूला बताया था कि log m ओवर n हो तो log m माइनस log n कर लेते होते हो, और log 2 आ जाए तो आप उसको 1 लेट करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 के साथ कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एन, और इधर हो जाएगा log n माइनस log 2 और प्लस n हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सी एन log n हो जाएगा, और माइनस सी एन हो जाएगा, और प्लस आपके पास जो n हो जाएगा, और वो आपको फॉर्म मिल जाएगी ये वाली। ठीक हो गया, अब चूंकि ये वाला पार्ट है हम इसको अलग सॉल्व करेंगे। इफ माइनस सी एन प्लस एन लेस देन आर इक्वल टू 0, और आप इसको सिंप्लीफाई करें तो सी एन आपके पास रहेगा एन सी एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन, और फिर आपके पास जो हो जाएगा सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, फिर वही आपके पास सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 या एनी कांस्टेंट आ गया है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब हमारे पास जो
रिलेशन रह गई है वो सी एन लॉग एन रह गई है। अब हम वर्स्ट केस एनालिसिस कर रहे हैं, तो बिगो जब हम अप्लाई करेंगे यानी कि ओ ऑफ टी ऑफ एन अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर भी सी एन लॉग एन हो जाएगा, तो कांस्टेंट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो एन लॉग एन जो है वो आपके पास जो है वो रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो प्रूफ है ये हमारे थर्ड एग्जांपल का है। तो अब इन तीनों एग्जांपल्स से आप लोगों ने क्या समराइज किया? फर्स्ट वन, ठीक है, जो असल चीज़ है वो है गैस करना। आपका गैस क्या है, गैस कैसे आप करोगे? गैस के लिए मैंने आपको तीनों एग्जांपल में एक सेपरेट हिंट्स दिए हैं, ठीक है। अगर आपका प्रॉब्लम डिवाइड हो रहा है, उसके साथ कोई सेपरेट टर्म नहीं है एन की, सिर्फ n/2 है या n/4 है, तो आप हार्मोनिक सीरीज यूज करते हुए आप log n उसका रिजल्ट लिख दोगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कोई n इंक्लूड है, वो n आपको ये शो करेगा कि इसके अंदर एक्स्ट्रा n टाइम स्टेप परफॉर्म किए जा रहे हैं रिकर्सिव कॉलिंग पोर्शन के अंदर, बेस कंडीशन में नहीं, रिकर्सिव कॉलिंग पोर्शन के अंदर एक्स्ट्रा n स्टेप परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो आपके सब प्रॉब्लम को कंबाइन भी कर सकते हैं, जो कोई फर्दर कोई और एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके जो टाइम है वो n टाइम हो रहा है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, वो n आप लोगों ने सेपरेट ट्रीट करना होगा, वो मल्टीप्लाई करना होगा। आप अपने इस log n से या इसकी जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके साथ आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हिंट्स याद रखने आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। पहले गैस, देन बिगो नोटेशन को यूज करते हुए आप लोगों ने इनिशियल गोल डिफाइन कर देना है। थर्ड नंबर पे फिर आपने उसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने का प्रोसेस यही है कि आप उस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके एक्सप्लेन करें और यानी सॉल्व करें, और अपना रिजल्ट जो है आप लोगों को गेट हो जाएगा। और रिजल्ट में जो कांस्टेंट सी जो आएगा, सी वाला पार्ट जो होगा, उसकी वैल्यू जो है आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे कि उसकी वैल्यू जो है आपके पास कोई इंटीजर नंबर आनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और समथिंग, कोई और वैल्यू जो हो वो भी आप लोग इसमें वो कर सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल 4 में भी यही है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। यहाँ पे फिर रेकरेंस रिलेशन है, ठीक है, और Tn/4 ये प्रॉब्लम साइज हो गया। 3 जो है ये आप ये शो कर रहा है कि यही चीज आपके पास 3 टाइम कॉल की जा रही है, 3 टाइम। तो आप लोगों ने इसको वो कर दिया, ऐड कर दिया, और ये आपकी बी की वैल्यू को भी प्रेजेंट करता है प्रॉब्लम के नंबर ऑफ सब वो कितने हैं, सब प्रॉब्लम आप कितने डिफाइन करना चाहते हैं। और यहाँ पे फिर आपके पास n² भी है। अब दो चीजें हैं इस पर्सन को, अगर आप देखें ये तो डिवीजन हो रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये तो log n होना चाहिए हार्मोनिक सीरीज के मुताबिक, कि एक नंबर जो है एक्चुअल नंबर वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जैसे ये सीरीज मैंने आपको बताई 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन 1/n हो तो log n होता है, ठीक हो गया। अब एक तरफ log n हो और दूसरी तरफ आपके पास हो n², ठीक हो गया। अब इनमें से जब हम वर्स्ट केस एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास n² ही आएगा। log n की वैल्यू जो है वो कम है, log n जो है वो लेस देन और इक्वल टू n² है, तो हम लो ऑर्डर टर्म को क्या करते होते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आपका गैस ये नहीं होना चाहिए कि n² log n इनवैलिड। ये अगर आप लिखते हो कि n log n, तो फिर ये जो है ये लेस है आपके n² से, ठीक है। और आपने तो वर्स्ट केस वो करना है, तो आपके पास जो गैस होगा वो आप इस टर्म के ऊपर बेस करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने लेट कर दिया कि ON² जो है हमारे पास क्या है, ये गैस है कि इसका जब हम रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n² आना चाहिए, log n नहीं, ठीक है। अब उसके बाद फिर वही बिगो नोटेशन है, fn लेस देन और इक्वल टू c g ऑफ n हो गया, और फिर आप लोग वैल्यू पुट कर दें, f(n/4) करना है, n इक्वल टू n/4 आप लोग ले रहे हो, तो ये लेस देन और इक्वल टू d और n/4 हो जाएगा और उसका स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने इसका प्रूफ करना है, और प्रूफ आप यहाँ इन लाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 और ये n4 और ये आपके पास n², और आप इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें,
और ये आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ये आपके पास फाइनल ये चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, अब इसका टोटल आप लोगों ने एन स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपके पास 3/16 डी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा और आपके पास जो है एन स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इनमें से अब फर्दर इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर सी की वैल्यू भी आप लोग देख लें, जो डी आप लोगों ने लेट किया था यानी कि वो जो कांस्टेंट था 3 नंबर्स, वो आपके पास जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी की वैल्यू, नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो है सब प्रॉब्लम वो उससे ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 4। थर्ड मेथड जो है रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का, वो हमारे पास है रिकर्जन ट्री। ठीक है, अब इसमें आपको स्टेप जो याद रखने हैं, ईच नोड रिप्रेजेंट द कॉस्ट एट वेरियस लेवल ऑफ रिकर्जन, यानी हर लेवल के ऊपर आप लोगों ने कास्ट को क्या करना होगा। जब आप ट्री बनाएंगे इसकी, फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्री बन रही है, तो हर एक नोड के ऊपर आपकी कास्ट एवेलुएट होगी। आपके जो रेकरेंस रिलेशन है यानी कि आप लोगों ने जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है टी ऑफ एन, इसकी कास्ट आपके हर नोड के ऊपर डिफाइन होनी चाहिए। ये पर्पज है आपके रिकर्जन ट्री का। ठीक है, फिर सम ऑफ कास्ट ऑफ ऑल लेवल्स, आपने पहले ये करना है कि लेवल बाय लेवल चलना है, इसकी कास्ट को सम करना है और फिर आपने तमाम फील्ड के सम को वो करना है। ठीक है, तमाम जितने भी लेवल्स हैं इन तमाम नोड्स की कास्ट को सम करना है और इससे पहले क्या करना है, आपने हर लेवल पे हॉरिजॉन्टली आप लोगों ने सम जो है नोड्स का कैलकुलेट करना होगा। और फिर आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। और इसमें भी एंड के ऊपर जो है वो आपका गैस चलेगा। जब आप सोल्यूशन लिखने लगेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन के मुताबिक आपको गैस जो है गैस रिजल्ट भी यूज करने होंगे। अब ये सिंपल आप वो देख लें, एक रेकरेंस रिलेशन है और हम इसको रिकर्जन ट्री के मुताबिक सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी ग्रोइंग टर्म कौन सी है वो आप लोग लोगे, ये तो log n में चली जाएगी, ये आपके पास हो गया n स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये ग्रो टर्म है आपके पास और इसको आप लोग इस प्रॉब्लम को ये देखें, सबसे पहले एक दो सब प्रॉब्लम वो कर रहे हैं आप लोग, एक t ऑफ n ओवर 4 है और दूसरा t n ओवर 2 हो गया। ठीक है, अब फिर ये जो n ओवर 4 है इधर आपने फिर इसको दो इसमें डिवाइड करना है, एक पे रहेगा t n ओवर n, n की जगह पे आप लोगों ने लगाना है n ओवर 4 की जगह पे n ओवर 4, इधर n ये 4 n ओवर 4 और ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा आपको बता देता हूं। अब आप लोग देखें, अब फर्दर आप लोगों ने इस पे इस साइड को टी एन n ओवर 4 पे वो सॉल्व करना है और राइट साइड को आप लोगों ने टी n ओवर 2 के मुताबिक सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे टी n की वैल्यू हम ले रहे हैं n ओवर 4, तो n ओवर 4 ये हो जाएगा टी n ओवर 16 और अगर हम यहीं पे लें इसको सॉल्व करें तो टी n ओवर 4 और 2 ये हो जाएगा आपके पास टी n ओवर 8 और ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये n और ये आपके पास टी n ओवर 8 हो गया। ठीक है, और सेम केस आपका ये जो राइट साइड है इस पे भी आप लोगों ने यही काम करना है कि आपने दोनों इसके सब प्रॉब्लम को डिफाइन करने हैं, लेफ्ट वाला एक को शो करेगा, राइट दूसरा। अब यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं लेकिन शर्त ये है कि वो आपके प्रॉब्लम में 3 हो। ठीक है, वो आगे हमें एग्जांपल में और भी क्लियर हो जाएगा। ये तो सिंपल ये है कि आप रिकर्सिव ट्री को कैसे वो करेंगे, स्टार्ट कहाँ से लेंगे, रूट नोड, जो आपका वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी होगी आप उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगी, आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इस चीज़ में मैंने बताया कि इसकी log n बनती है। ठीक हो गया, और ये आपका वर्स्ट केस बन जाता है क्योंकि log n से जो आपके पास जो हाई ऑर्डर टर्म है वो आपके पास n स्क्वायर है, वो हमने एक ग्राफ में भी शो किया था। ठीक है,
उसी से हमें ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन, जैसे आप कहीं ऐसे ग्राफ है तो अब सबसे कम जो है log n है, फिर उससे ज़्यादा आपके पास n है, फिर उससे ज़्यादा n log n है ग्रोथ, और फिर n स्क्वायर है, फिर n क्यूब है, और फिर 2 रेज़ टू पावर n है, एंड सो ऑन। ये ग्राफ हम पहले पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हमने n स्क्वायर को जो है आई इसमें लिया। और फिर सब प्रॉब्लम अब लेंगे कि वो कितने इसमें डिवाइड हो रहे हैं, 2 इसमें हो रहे थे Tn/4 और Tn/2 में, तो हमने उसके मुताबिक उसका लेफ़्ट और राइट चाइल्ड डिज़ाइन कर दिया। फिर लेफ़्ट और राइट चाइल्ड, लेकिन रूल्स वही रहेगा जो आपके रेकरेंस रिलेशन का है। रेकरेंस रिलेशन में लेफ़्ट वाला जो है वो n/4 चलेगा, शायद हमेशा 4 पे वो डिवाइड होता जाएगा n/4, और जो राइट वाला होगा वो n/2 पे। ठीक है, नेक्स्ट आप एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, वही है, इसको फर्दर सॉल्व किया गया है। ये n स्क्वायर और इनको आप सम करें तो ये n स्क्वायर ओवर 4 16 प्लस n स्क्वायर ओवर 4, इसका एलसीएम लें 16, और ये हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 5n स्क्वायर ओवर 16, इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये कास्ट जो है ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसी तरह अब आप इन चारों को भी सम करेंगे, इनको सम करेंगे आपको ये टर्म मिल जाएगी। इसी तरह आप और अगर इसको एक्सीड करते जाएं, लेवल बढ़ाते जाएं, तो नेक्स्ट लेवल की ये हो सकती है, उससे अगले लेवल की। और जब आप इन तमाम को, पूरे आप ट्री की कास्ट को देखना चाहते हैं, तो आप लोग इन तमाम को सम कर देंगे। ये देखें, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन तमाम को सम कर दिया गया है हर लेवल। तो n स्क्वायर रूट का था ये, ठीक है, ये जो था आपके पास फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, एंड सो ऑन कंटिन्यू रहा। फिर आप लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, n स्क्वायर कॉमन ले लें, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। और अब आप इसको इक्वेशन का रिजल्ट लिखें, जो हार्मोनिक सीरीज मैंने पीछे बताई थी उसके मुताबिक किसी एक सीरीज से आप ये रिजल्ट ले लें, इसकी ये फॉर्मेट बन जाएगी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट n स्क्वायर, और यही आपका गैस सिस्टम है जो आपने लेट किया है कि ये आपके पास थीटा n स्क्वायर जो है एवरेज केस एनालिसिस के मुताबिक थीटा n स्क्वायर इसका जो है वो रिजल्ट है। तो ये आपके पास जो था रिकर्जन ट्री का यूज था। अब एक एग्जांपल और हम देखते हैं, यहाँ पे भी आप लोग इस एग्जांपल में, फिर मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसका जो आंसर होना चाहिए वो log n की तरफ हो, और ये आपके पास n स्क्वायर है। ठीक है, अब इनमें से हाई ऑर्डर टर्म आपके पास n स्क्वायर है, तो ये आपकी रूट इसमें आ जाएगी। ठीक हो गया, और आप इसको चूंकि ये b की वैल्यू 3 है, तो इसके 3 चाइल्ड बनेंगे, और तीनों का जो सब प्रॉब्लम साइज है वो एक जैसा है। सब प्रॉब्लम साइज आपके पास ये है n/4, ये भी n/4 है, ये भी n/4 है। तो अब हम इनका स्क्वायर लेंगे जैसे, और फिर इसको फिर उसी रूल के तहत हमने 3 फिर चाइल्ड में जो है सब प्रॉब्लम में जो है डिवाइड कर देना है, और साइज इसका जो है स्क्वायर लेने के बाद है n/16, यानी कि आपके पास n/4 का स्क्वायर लें आप लोग, तो ये आपके पास n/16 ये इंक्लूड हो जाए, यानी कि आप ये कह सकते हैं n को रिप्लेस करें ना, 4 ये 16 हो जाएगा, फिर आप इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गया, अब क्या करना है आप लोगों ने, इसका सम ये अलहदा cn स्क्वायर, इन तीनों को आप लोगों ने अलहदा, और इन सब को आप लोगों ने अलहदा सम कर देना है, और फाइनल आप लोगों का इसको मेजर करना है, आप लोगों ने इसकी फाइनल कम्प्लेक्सिटी को जो है वो कैलकुलेट कर देना है। अब यहाँ पे अभी हमने 2-3 एग्जांपल सॉल्व की रेफरेंस रिलेशन की। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स, जैसे आपको डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक्स तो पता है कि रूट नोड कौन सी होती है, लीफ नोड कौन सी होती है, एजेस क्या शो करते हैं, एक पाथ क्या होता है। ठीक है, एक लेवल पे हम टोटल नोड्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या फार्मूला है, तो वो सारा आपको यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। जैसे अब सब प्रॉब्लम साइज था वो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि n/4 चल रहा था। अब पहले प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख लें, 3Tn/4 प्लस थीटा n स्क्वायर हो गया।
ये आपका गिवन वो है प्रॉब्लम, रेकरेंस रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद टोटल लेवल ऑफ ट्री, टोटल लेवल आपने कैलकुलेट करने हो तो log 4 आप इंटू एन और प्लस 1 करोगे। अब ये 4 क्या होगा, ये आपके वो जो साइज होगा कि आप साइज को 3 पार्ट्स में तो डिवाइड कर ले रहे थे, लेकिन कितना साइज आप 4 मतलब अगर 12 की आपके पास एरे है 12 एलिमेंट की, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, आप 3 सेक्शन बनाएंगे तो 4 एलिमेंट हर एक में आ जाएंगे। तो जितने एलिमेंट होंगे log 4 बेस करके आप n प्लस 1 कर देंगे। नंबर ऑफ नोड एट डेप्थ i, अब चूंकि 3 हमारे पास चाइल्ड हैं और तीनों इस तरह थे n/4 n/4 n/4, और फिर आप इसके भी n/4 कर दें, n/4 कर दें, n/4 कर दें, तो अब आपको इस फार्मूले के तहत इसको कैलकुलेट करना होगा। यानी जितने सब प्रॉब्लम्स हों, अगर होंगे 2 तो फिर आप लोग इस 3 की जगह पे आप 2⁻⁻i यूज कर लोगे। अगर होंगे 5 तो आप लोग 5⁻i आप कैलकुलेट कर दोगे, तो आपको नंबर ऑफ नोड्स जो है एक स्पेसिफिक डेप्थ के ऊपर, ये लेवल के ऊपर बता देगा, ठीक है। और कास्ट ऑफ ईच नोड जो है वो आप लोग ये c कैलकुलेट करके, और n² क्यों लिया है, क्योंकि हम इसका वो जो है वर्स्ट केस वो कर रहे हैं, और हमने फंक्शन भी वही लिया था, ये n² जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसी को हम यूज़ करते हुए। टोटल कास्ट एट डेप्थ i, मसलन अगर आप i इस पे चले जाएंगे तो 3i और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास टोटल कास्ट कैलकुलेट हो जाएगी। और लास्ट लेवल डेप्थ log n4 हैज़, इतने आपके पास जो है ये नोड्स आप में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वो है डिस्क्रिप्शन है कि हम अगर रिकर्जन ट्री को यूज़ कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि फलां हम टोटल लेवल कैसे डिफाइन करेंगे, डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर हर नोड की कास्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर उस डेप्थ i तक जो है हम टोटल कास्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमें इन फार्मूलों से जो है वो डिस्क्राइब हो सकता है। सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको पता हो कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम कितने हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, हर प्रॉब्लम का साइज कितना है, और फिर आपके पास जो है आपका वर्स्ट केस जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो क्या था, उसी के मुताबिक आप लोगों ने कास्ट को कैलकुलेट करना होगा। अब ये भी एक सिंपल एग्जांपल है आप लोगों के पास, यहाँ पे इस केस में ये आपके पास n² और ये हो जाएगा log n, लेकिन हम वर्स्ट केस को लेंगे तो आपके पास n² से स्टार्ट हुआ, अब 2 है, b की वैल्यू 2 है तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखें ये 2 हो गए, ठीक है। फिर हर एक ये भी 2 में डिवाइड होता जाएगा, और ये आपके वो बन गई ट्री कि n² और इसको आप डिवाइड कर दें n/2 फिर n/4 ये भी फिर n/2 जो है ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/4। तो इसी तरह सिंप्लीफिकेशन कंटिन्यू रहेगी, इसकी आपके पास कास्ट हो जाएगी अलहदा, इसकी सम कर दें और ये टोटल करेंगे तो ये आपके पास θn² आ रहा है। अब आप इसका सब प्रॉब्लम साइज एट लेवल i इज़ n आपके पास, यानी जितना एलिमेंट हैं मसलन 10 हैं तो 2⁻², और ये सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल वो एलिमेंट बता देगा। और सब प्रॉब्लम साइज जो है हिट 1 i, ये log ऑफ n होगा, यानी कि कितना हमने उसको वो करना यूज़, और कास्ट ऑफ प्रॉब्लम एट लेवल i, ये उसका फार्मूला हो गया, ठीक है। और टोटल कास्ट जो है, आप इन सब को इक्वेशन देख लें आप लोग, ये n² और 2 ऑफ i हो रहा है, और ये हमने पढ़ा था पिछले इसमें भी कि ये आपको वो बताता है, डेप्थ आपको टोटल बता देता है, जैसे पिछले प्रॉब्लम में था 3 की पावर i था, ठीक है। और ये आप कंटिन्यू रखें तो फाइनल सोल्यूशन जो आपके पास है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, हार्मोनिक सीरीज वगैरह आप लोग यूज़ करके ये आप लोगों को ये रिजल्ट 2n² मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, यहाँ पे भी देख लें आप लोग, ये फिर आपके पास वर्स्ट केस है, हम रूट में यही लेंगे, 3 सब प्रॉब्लम्स हैं, b की वैल्यू 3 है, ये 1 2 3 आपके पास हो गए 3, ठीक है। और उसके बाद ये 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, हर एक का साइज n/4 है, यानी कि n की वैल्यू n/4 इधर भी लोगे, इधर भी लोगे, और यहाँ पे भी लोगे, ठीक है। और फिर इधर फिर आप लोगों ने n के साइज n/4 लेने हैं, n/4 लेने हैं, n/4 लेने हैं, और यहाँ पे भी n/4 और कंटिन्यू रखना है, ठीक है।
यहाँ पे आप इसका सम कर दें, ये सी एन स्क्वायर हो जाएगा, इनको ऐड कर दें तीनों को, और फिर इस तरह इन सब को भी ऐड कर दें, ये आप क्लास लेवल है। और बाकी आपका वो ये प्रॉब्लम साइज n/4 i था, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 डिस्क्रिप्शन है, 4 के मुताबिक आप अपने प्रॉब्लम साइज की जो इनपुट है उसको डिवाइड कर रहे हो। सब प्रॉब्लम साइज इतना, ये log 4n हो जाएगा, जैसे पिछला फार्मूला हमने एग्जांपल में यूज़ किया। और कास्ट ऑफ नोड जो है वो आप हर नोड के ऊपर आप लोग कास्ट भी फाइंड कर सकते हो इस फार्मूले के तहत। नंबर ऑफ नोड एट दिस 3 की पावर i हो जाएगा, और पिछली बार 2 की पावर i था, ठीक है, उससे पिछले एग्जांपल में 3 की पावर i था। और फाइनल आप जब इनको सम करोगे तो ये आपको बिगो एंड स्क्वायर आपको जो है रिजल्ट रिट्रीव कर देगा। ये एक और लेआउट है आपके पास उसी इसका कि एक जो भी हमने यूज़ किए, ये कार जो मैंने उधर बता दी थी कि इनको सम करते रहें तो आपके पास ये फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। इनको सबको ऐड करेंगे, कोई एक हार्मोनिक सीरीज़ या अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक सीरीज़ का रिज़ल्ट बन जाएगा, और उसके मुताबिक आप लोग जो है रिज़ल्ट राइट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि सीरीज़ जो है, तीनों सीरीज़ के फार्मूले आप लोगों को क्लियर होने चाहिए कि कौन से हार्मोनिक सीरीज़ का कौन कौन सा फार्मूला हम एनालिसिस में यूज़ करते जा रहे हैं, उसको आप नोट करते जाएं साथ साथ। इसी तरह अरिथमेटिक का भी, और आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी है, क्योंकि ये जब आप रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूले आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। और इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसमें Tn/3 और 2n/3, और इसमें आपके पास फिर ये वर्स्ट केस है, क्योंकि ये log n हो जाएगा और ये भी आपके पास log n हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, Cn आपका लेफ़्ट जो पार्ट है वो n/3 है, और राइट जो है वो 2n/3 है, और इसी तरह इसका लेफ़्ट भी n/3 रहेगा, और ये जो है 2n/3 रहेगा, n/3 2n/3। और फिर आप इनको ऐड करें, हर लेवल बाई लेवल ऐड करें, और फिर ये सब को ऐड कर दें तो आपके पास n log n जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 10। इसमें इस लेक्चर में जो बेसिक थीम था वो ये था कि आप रेकरेंस रिलेशन को आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, उसका एनालिसिस आप लोगों ने कैसे करना है। हम इक्वेशन तो बना लेते हैं, वो हमने अपने पिछले लेक्चर में भी कि रेकरेंस रिलेशन बनती कैसे हैं, लेकिन अब हमने उसको सॉल्व भी करना है, उसका वर्स्ट केस एनालिसिस करना था, यानी बिगो नोटेशन को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास वैसे 4 टाइप हैं। आपके पास सबसे पहले जो है वो इटरेटिव अप्रोच है, ये इटरेटिव मेथड है जिसके थ्रू आप लोग जो है रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हो। सेकंड वन सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वन रिकर्जन ट्री, एंड फोर्थ वन जो था मास्टर थ्योरम था। मास्टर थ्योरम हमने अगले लेक्चर में कवर करना है, लेकिन इससे पहले जो 3 हैं वो हम कवर कर चुके हैं। इटरेटिव में क्या अप्रोच थी कि आप लोगों ने एग्जिस्टिंग रिलेशन को लेते हुए आप लोगों ने बाय पुटिंग मेथड, यानी कि न्यू इक्वेशन बना के फिर ओल्ड इक्वेशन में पुट करके आप लोगों ने कंटिन्यू अपने प्रोसेस को रखना है, और इसका एंड करना है जब तक आपको बेसिक कंडीशन आपको नहीं मिल जाती, उस वक्त तक आप लोगों ने ये पुटिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। ये इटरेटिव अप्रोच है जिसके थ्रू हम किसी भी रेकरेंस रिलेशन को जो है रिजल्ट एनालाइज कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 चीज़ें हैं, 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आप लोग गैस कर लेते हो कि आपका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए। अब ये जो गैस है ये आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप जैसे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं आपको आइडिया होता जाएगा। अब ये जो गैस होता है अमूमन आप लोग इस बेस पे करते हो कि मैंने आप लोगों को बताया था कुछ हार्मोनिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक के, कि अगर आप लोगों का फंक्शन के अंदर कोई डिवीजन आ गई है इनपुट साइज की, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आप लोगों के पास जो होगा वो log में आएगा। मतलब n/2 है तो आप इसका रिज़ल्ट आप log n में लिखोगे। फिर अगर आपके पास 2 टर्म है, एक में log n आ रहा है, दूसरे में आपको n² मिल रहा है,
तो आपका जो वर्स्ट केस होगा, रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा वो n स्क्वायर होगा, ना कि log n होगा। ठीक है, वो फिर मैंने आपको एक ग्राफ भी बना के बताया था कि किसकी रेट ऑफ ग्रोथ जो है, किस इक्वेशन की रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो हाई रहती है। मसलन log n सबसे लोअर बाउंड पे होता है, उससे ऊपर आपके पास n है, फिर उससे ऊपर n log n है, फिर उससे ऊपर n स्क्वायर है, फिर उससे ऊपर n क्यूब है, फिर 2 raised to power n है, एंड सो ऑन। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने गैस कर लिया कि ये आपका वो है, रेट ऑफ ग्रोथ फंक्शन है। तो फिर हमें इंडक्शन मेथड के थ्रू हमने उसको वेरीफाई करना होता था। ठीक है, और इंडक्शन अप्लाई करने से पहले आप लोग क्या करते थे, आप लोग बिगो, चूंकि हम वर्स्ट केस एनालिसिस कर रहे हैं तो हम बिगो नोटेशन जो है उसको यूज़ करते थे, एफ एन लेस देन आर इक्वल टू सी जी जी इंटू एन ना। और जी एन हमारा क्या होता था, वही वही आपके पास हाई ऑर्डर टर्म होती थी जो रेट ऑफ ग्रोथ को प्रेजेंट करे, यानी एन स्क्वायर है तो वो हो जाएगा, log n है तो वो आपके जी ऑफ एन के बराबर हो जाएगा। थर्ड मेथड में हम ट्री डिज़ाइन करते हैं। ट्री में ये होता है कि आप लोगों ने देखना है कि आपके गिवन जो रिकर्सिव रिलेशन है या रेकरेंस रिलेशन है, इसकी हाई ऑर्डर टर्म कौन सी है। हाई ऑर्डर टर्म आप रूट नोट ले लेते हो, उसके बाद जो इसकी डिवीजन करते हो वो आप b की वैल्यू पे करते हो कि b की वैल्यू क्या है। अगर 2 है, 2t इंटू एन ओवर 2 है तो फिर आप उसके 2 चाइल्ड बना लेते हो। अगर 3 होता है तो 3 चाइल्ड बना लेते हो। अब उस चाइल्ड का साइज कितना होगा वो आपको उस फंक्शन t ऑफ n में गिवन होगा, n/4 है, n/2 है, या 2n/3 है, वो भी है, उसके मुताबिक आप लोगों ने वो करना है। तो इस तरह आपकी ट्री जो है वो एक्सपेंड होती है। फिर आप लोगों ने उसी ट्री के ऊपर नेक्स्ट क्या करना होगा, नेक्स्ट आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली पहले तो हर एक नोड की कास्ट आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, फिर उनके बाद हॉरिजॉन्टली आप लोगों ने जितनी भी नोड्स आ रही हैं एक ही लेवल पे उनकी कास्ट को कैलकुलेट करना है। और फिर फाइनली जो आपके पास वर्टिकल आप आओगे कि आप डेप्थ तक जा रहे हो ट्री की, तो डेप्थ तक जितनी भी कास्ट आ रही हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। फिर मैंने आप लोगों को एक स्लाइड भी शो की जिसमें हमने इसी ट्री के साथ, रिकर्जन ट्री के साथ एलिमेंट थी कि आप नंबर ऑफ नोड्स, डेप्थ और जो हर डेप्थ पे जो कास्ट बन रही है, हर नोड पे जो कास्ट बन रही है, वो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आपके पास कुछ गिवन फार्मूलाज थे, वो आप लोग उनको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कुछ बेसिक हार्मोनिक सीरीज़ जो आपके कोरमैन की बुक के अपेंडिक्स नंबर 1 में गिवन है, और कुछ मैंने पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने आप लोगों को प्रेजेंट की है, तो आप लोग उनको आप लोग आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे। और फिर क्योंकि फर्दर जब हम आगे जाएंगे तो उसमें इन इक्वेशन का यूज़ ज़्यादा होगा और हम आगे इनको बार बार सॉल्व भी नहीं करेंगे। फिर मैं रेफरेंस बताऊंगा कि यहाँ पे हम हार्मोनिक सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं या ज्योमेट्रिक सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं या अरिथमेटिक जो है वो सीरीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 10, and inshallah in next lecture we will cover a master theorem to solve our recurrence relations. ठीक है, thank you very much student, Allah Hafiz.